सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, एंड दैट्स वाई इट टुक मी अराउंड 2 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। उसमें मैंने काफ़ी पैसे गंवाए, उसमें मैंने बहुत मतलब झेला है। ऐसा मौका आ गया था कि मुझे लगता था कि ट्रेडिंग क्विट करनी पड़ेगी, और पैसे नहीं थे, सैलरी गंवा देता था मैं, घर वालों का भी उस तरीके का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज मैं उनको बता नहीं सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ आई रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेजेस टिल नाउ कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मेरे को मेंटरशिप नहीं मिल रही, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम लोगों को आज भी आ रही हैं, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग टू हेल्प देम टिल नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आप क्या दिक्कत फेस कर रहे हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड वी आर कॉलिंग इट एज अ अपस्किल योर ट्रेडिंग। सो इस सीरीज का पर्पस ये है कि जितने भी बिगिनर्स या फिर जितने भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, विल डू 1-on-1 इंटरव्यू विद देम, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और जो भी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, जो भी हमें लगता है कि सही हो सकता है, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम। दिस अपस्किल योर ट्रेडिंग सीरीज इज कंप्लीटली फ्री। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड आवर टीम विल कॉन्टेक्ट टू यू। नाउ दिस इज फर्स्ट एपिसोड ऑफ अपस्किल योर ट्रेडिंग। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर प्रखर से। प्रखर एक स्विंग ट्रेडर हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। उन्होंने पहले काफ़ी ट्रेडिंग कर रखी है और हम उनके पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, और जो भी प्रॉब्लम उनकी होगी आई विल ट्राई टू गिव सम सोल्यूशन ऑन दैट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, इफ यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट, दिस सीरीज विल हेल्प यू अलॉट। सो एज यू नो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज जिसमें हम ऐसे ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनसे हम बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू गिव देम सोल्यूशन एज मच एज पॉसिबल। तो ये एक सीरीज़ का पर्पज़ है, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच क्वेरीज कि बहुत टेक्स्ट मैसेज आते हैं, बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, एंड हर मैसेज का रिप्लाई करना इज़ बिट डिफिकल्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लोगों को लगता है कि मैं रूड हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हैं जिनका मैं रिप्लाई कहाँ से कैसे कर पाऊँगा। सो दैट्स वाई आई प्लान दिस सीरीज़, तो इसमें मतलब मे बी आप कह लो कि 50-60 एपिसोड आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने लोगों के डाउट्स होते हैं इनिशियली वो कवर हो जाएंगे इस पूरे एपिसोड में, जितने भी सीरीज़ में चलेगा। तो हमने ऑलरेडी कई लोगों को भेज रखा है, आई थिंक 500 से ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया है, and you are the first one. Oh, is it? Yeah. मेरे को एक whenever I saw your Instagram story, so at that time, or I think I read it like either on YouTube Short or where I saw that, and I right away clicked on that. And then I think when I was traveling, and then I saw your email also. So at that time, just I replied. So till now I haven't planned कि मतलब कैसे जाएगा ये इंटरव्यू, बट आई एम अज्यूमिंग कि आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपने ट्रेडिंग कब शुरू की, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताओ, आप क्या अभी कर रहे हो आप? बेसिकली मैं ऐसे फुल टाइम ट्रेडिंग तो कर नहीं सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी एक जॉब है और मैं बैंगलोर में हूँ भी। ओके। तो बट मुझे मैं भी कोविड के टाइम इन्वेस्टर बना हूँ, मतलब जब कोविड चला गया था और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, था आईपीओ आ रहे थे, लेकिन मैं पूरा देख के ही करता था। मतलब मैं मतलब स्टॉक्स का रिसर्च करता था, मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा, फिर मेरे को ये सब समझ में आने लगा, और फिर उसके बाद like I used to do fundamental analysis. Okay, earlier I was a fundamental guy, but then I realized that fundamental side you can't research each and every stock, and and then I used to watch the videos of many YouTubers. Okay, which fundamental stocks they are buying, why they are buying, at which levels they are buying. So I used to do that, and I started deploying. I started earning also at that time, right? So I started buying some good quality stocks only. But then when that crash happened, right, I was also in very big losses around time. But then I was keeping holding on to that stocks, and at that time I realized that I should stick to mutual funds, and then I bought a lot in mutual funds, good quality mutual funds, and I'm sitting at good profits also. Okay. And then I bought some whenever the crash was there, right? At that time I learned some price action also, what is support, resistance, everything, and all some indicators. And I learned basically price action. I don't do much on indicators. And I also don't do these intraday and options trading, because I'm like a beginner. So recently, right, I used to buy some stocks. Okay. But then I decided, okay, like I will do analysis of the stocks on my own.
and then I joined many Telegram channels also. So they provide Biggest so, mistake, so I no, think. no, no, no. I don't buy like if someone Okay. is mentioned that buy at this level, Oh, I don't buy it. They that's provide it. some analysis, right? Like if there is a breakout happening, then I will try to buy it at a retest. Okay, if it is at a trend line support or something, right? I buy like if they mention, okay, you have to buy this stock, okay, but then I will go and check this stock like why they are buying that, and if it doesn't fits my criteria and don't understand it, right, then I don't buy it. Like I Oh, will let it go. So I don't buy like he has mentioned and just click and invest over there. And I always put a stop loss also. Like my stop loss is also there. So I'm doing with those rules I'm following. So recently, what happened, right? I started I learned more about swing trading, everything, right? So I'm just doing cash as of now. So I'm just doing cash trading, swing trading. So I learned about trend following also and how people generate 100% or 150% returns, right? How they follow the trend with which indicators they put the trailing stop loss. Like they sometimes put on 21 EMA, 50 EMA, or they use super trend also. right. So I started using that, and first I deployed it on IPOs because they mentioned if there is an IPO based breakout, look for the. I've also started reading the Mark Minervini book, how I made. I think he has a book, right? The first book I am reading. So he has mentioned about stage analysis, right? So I do that, and then only I buy those stocks. So recently, So, right, since 3 months, 3 or 4 months, what I have done is that I have kept like I will use 10,000 to 15,000 only for each and every stock, and I will monitor my performance okay. for. So since 2 3 months I've done that. Okay, but sometimes, right, I don't want to keep the target also for a stock. Like I will sell it off fully. I sometimes keep it, whether if it's a complete swing or if it is a IPO or some kind of breakout, right? Then because they provide some 100% returns also, 50-60% returns also. So in that case, I want to follow the trend also. I don't want to book my profits and I want to sit onto them. So recently, I have gained around like in 3 4 months, right? I have bought some infrastructure stocks, and in pharma also, some stocks are performing well. So I gained around 30% return also on them. Okay. But my stop loss have also been hit many times. So I keep a stop loss around 7 to 8%, not more than never. It's never more than 10%. And I pay around like whenever I have to buy, right? If I have to buy at the breakout, then I will buy it around 6,000, 7,000 rupees only. And if it is a retest, then I will add more capital so that the risk reward is good. And then I will monitor and I have a stop loss because I have job also. Like if the stop loss gets it, then I think it's fine. And I sometimes don't keep the targets and I do some type of trend following. But the problem is I'm more of a I'm not in big profits and not in big loss. I am like maybe I'm having 1 or 2% profit only as of now. But I was learning around this journey and like I wanted to know like in swing trading, do you keep stop loss? Should I book half and then trail rest, or what should I do so that at least whatever? Because sometimes what happens is I have a 20% already sitting. I'm there on a stock which has 20%. It has provided a 20% return to me, but I have not booked profit because it's already above the breakout level. It can go still high, right? So and then again, what happens? I just keep a trailing stop loss, but then I feel that okay, I would have earned 20-25%, and then now I'm settling down with 7-8. But I do that with 1 hour chart. Like if I have to put some trailing stop loss, right, what is happening on smaller time frame, and then on them I put a stop loss which shouldn't get hit, so that I can do the maximum trend following. So I use that, and in that cases, sometimes right, some of my profits right when I was getting 25-30%, or already I was having 10 to 12%, and then suddenly it came down, and then my stop loss got hit, or then I just moved out cost to cost, right? So in some cases, I feel bad that okay, I was already sitting at good profit, and then I've come down on that, Okay. and yeah. That's a normal feeling, I think, in a stock market. You can't catch the top and the bottom. But you said that you are not sitting at like large profit, big profit. So what do you mean by that? मतलब आपको क्या लगता है कि एक बड़ा profit कितना होना चाहिए? What do you think about it?
Because this definition differ from people to people. So just wanted to check. Maybe like that I haven't also thought, but maybe I'm not sure on that. Like, what should it be? Okay, Because okay. I'm different small capital only, right? So I am like trying to learn around my journey, and so that I don't take big hits also, and I stay in the market, and so that I invest in blue chips also. Like for them, I don't keep a big stop loss. Like I will buy good banking stocks or all the large caps only. In that case, I buy on dips. I just follow the buy on dips because I've seen you also. You when market was crashing, you made the Hmm. videos around Jubilant Foodworks, HDFC Hmm. Bank. You mentioned it's safer than FD, right? You mentioned those kind of Right, statements. right. So I also bought them at that time, and I'm now exiting those stocks. Great. So number, like how much profit you should made. So Warren Buffett. Yeah. So do you know what is how much he's making annually, percentage return on his capital? Maybe it's 12, 10 to 15% only, maybe, right? आई थिंक इफ यू एवरेज आउट, मतलब पूरे लाइफ का उनके, तो इट्स 24 के आसपास है, ठीक है। एंड 24 अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, पर मंथ 2% रहना चाहिए आपको। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, सो ऑल यू नीड इज टू मेक 2000 रुपीज ऑन दैट कैपिटल पर मंथ, दैट्स इट। ओके, तो द प्रॉब्लम हियर इज कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आते ही उनका पैसा डबल हो जाएगा। अब आप 1% अर्न कर रहे हो, यू सेड दैट यू आर मेकिंग 1%, 2% मंथली बेसिस, यू आर ऑलरेडी मेकिंग, राइट? That's a good amount. Because I am doing on smaller base, right? I am deploying more, maybe 4 lakhs, I think. I am not putting more than 4 to 5 lakhs. Current at this time. I'm like restricting and I will monitor my, like, because I have to maintain also, right? How will I figure it out? Like how much I have earned. Just a minute. So, as per you, you are making 2% per month. We can say that now. Yeah, around 1 to 2%, yeah. Okay, just a minute. Let me show you the calculation. अगर आप करते रहते हो ट्रेडिंग, so just a minute. शायद ये काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनर होगा. So I just wanted to show. Here is an Excel sheet. So let's suppose you said that your capital is around 4 lakh rupees. Okay. ठीक. अब आप कह रहे हो कि आप मंथली बेसिस पे 2% पर मंथ you are I making. think it would be, you can keep 1% also. Because I'm not sure if I earned 2% in these 3 months. Like 6% I still have not earned. ना आपकी ना मेरी 1.5%, व्हाट डू से। ठीक है, तो अगर आप 1.5% भी अर्न कर रहे हो अपने पे, तो जैसे मान लिया आप इसको मंथ वाइज डिवाइड कर लेते हैं। चलिए मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक। आप देखो, दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर 1 ईयर, अराउंड 80,000 ऑन योर 4 लाख कैपिटल। और अगर इस रेट से आप अपने कैपिटल को ग्रो कर रहे हो, लेट्स से जितना आप आगे जाते जाओगे तो उस हिसाब से है 2 ईयर्स, कौन सी जगह आपको इतना ग्रोथ मिलेगा बताओ आप। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी? विद इन 2 ईयर्स यू जस्ट लाइक फ्रॉम 4 लाख रुपीज़ यू मेड इट अराउंड 5 लाख 6 लाख यू कैन अज्यूम। अगर कोई एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, डेफिनेटली एग्जैक्ट ये फिगर नहीं होगा क्योंकि आपको हर मंथ में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। देर माइट बी ए चांस कि किसी महीने में लॉस भी होगा, बट आप आराम से अपना कैपिटल यहाँ से बढ़ा सकते हो, बट यू नीड टू गिव टाइम। अब ऐसा है कि आपने कैपिटल अपना 4 लाख यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी जॉब अच्छी होगी, जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी, तो एक कैपिटल भी तो आप इंक्रीज करोगे, अलग से भी तो पैसे डालोगे उसमें। सो इफ़ यू आर मेकिंग 1%, 1.5% पर मंथ, इट्स नॉट बैड। स्विंग ट्रेडर के लिए आप सोचो ये जॉब के साथ आप अर्न कर रहे हो, दिस इज योर एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। तो ये जो एक होता है ना कि बहुत कम रिटर्न आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होती स्टॉक मार्केट में। इनमें से कुछ मंथ ऐसे भी होंगे जिसमें आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने लगाया और वो 10-15%, 12%, 20% भी रिटर्न दे सकता है उसी मंथ में, ठीक। तो वो आपका एक जो बड़ा प्रॉफिट होगा ना, वो बेसिकली आपको
काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगा, इस फिगर से ज़्यादा आगे ले जाएगा, ठीक है। जो फिगर हम देख रहे हैं 2 साल में, उससे भी काफ़ी आगे लेके जाएगा। दूसरी बात आपने बोली कि स्टॉप लॉस का क्या किया जाए, स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं लगाना है। आप जो स्टॉप लॉस अभी लगा रहे हो, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, ठीक। आपका रिटर्न कितना है पर मंथ के बेसिस पे 1.5%, ओके। यू आर मेकिंग 1.5% और आपका रिटर्न जो आपका स्टॉप लॉस है वो 7% पे है, विच इज़ वेरी हाई। मतलब आप सोचो, अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यू आर लूजिंग अराउंड 4-5 मंथ ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका 4-5 महीने जो भी अपने पीछे प्रॉफिट बनाया, 6 महीने प्रॉफिट बनाया, सब खत्म। बट मैं एक स्टॉक पे इतना मतलब डिप्लॉय भी नहीं करता हूँ, आई कीप अराउंड किसी में भी करो, किसी में भी करो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने डिफरेंशिएट भी कर रखा है, आपने अलग अलग भी कर रखा है, बट 4 लाख के कैपिटल के साथ मैं कहता हूँ कि 2 से 3 स्टॉक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको चाहिए, क्योंकि 4 लाख आप देखो, ऐसी कंपनी खरीदो जिसका स्टॉक अगर 2,000-3,000 रुपये का है, ऐसी एक कंपनी खरीदने जा रहे हो तो उसमें आपको कितने ही शेयर मिलेंगे और क्या ही प्रॉफिट निकाल लोगे अगर आपने 4 लाख रुपए डिप्लॉय कर रखे हैं तो। हाँ वो तो है। ठीक है, तो इनिशियली देखिए, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा आपका रिटर्न भी कम होता जाएगा, लेकिन जब आपका कैपिटल कम है तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं करना। इफ़ यू आर अ एक्टिव ट्रेडर, अगर आप एक एक्टिव स्विंग ट्रेडर हो तो आपको उसमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपने कैपिटल 4 लाख रुपए निकाल रखे हैं कि इसमें स्विंग ट्रेड करना है मेरे को, तो वो आपका 2 स्टॉक 3 स्टॉक मैक्स टू मैक्स इसमें आपको करना है, ठीक। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो, तब उसमें आप मंथली बेसिस पे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हो कि कुछ आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कुछ आपने इक्विटी में लगा दिए, कुछ आपने डेट फंड में लगा दिए, ये ऐसे होता है। बट जनरली अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो सिर्फ, ठीक, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा लेना चाहिए। ओके, अभी तो मैं करेंटली लाइक आई एम ओनिंग 15 मे बी 20 स्टॉक्स। उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं पुराने, और उसमें ये जो अभी मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया है 3-4 मंथ से, उसमें मैं 10-15,000 के हिसाब से बाय करता हूँ। ओके, हाँ, तो मैंने स्टॉक्स तो ज़्यादा ले रखे हैं, और उसमें वही होता है कि मेरा 20-30% रिटर्न भी इट्स अराउंड जस्ट 3-4,000 रुपीज ओनली, एग्जैक्टली। क्योंकि इतना रखा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, if I just buy at the breakout, or because or what I do is that I create GTTs, and then I just, if it comes around that level, I buy that also, and I will buy small quantity around the breakout also. So in that case, right, because I will buy next day, because I can't buy during the market hours mostly, so I buy usually next day, or once I analyze the stock on daily time frame, and then I see which level should I buy it, and then I will create a like GTTs around that for buy. In that case, नो sometimes नो, व्हाई कांट यू बाय ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स? मतलब जॉब है, मान लिया, वो समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कैसी जॉब है आपकी? मतलब आपको लैपटॉप से है वास्ता जॉब में कि बिना लैपटॉप के आपको काम करना होता है? बैंगलोर में आपको लैपटॉप का वास्ता तो होगा ही। हाँ, मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ। लैपटॉप पे आप काम करते हो तो जस्ट मिनट, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बहुत अच्छा है। आप ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस कर पाते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, बताइए मेरे को। क्योंकि मैंने इसके ट्रिगर्स जैसे लगा के रखता हूँ जीरोधा पे, तो वो ट्रिगर हो जाता है। बट कभी जैसे मैं मीटिंग्स वगैरह में होता हूँ तो मेरे को वो ट्रिगर देख नहीं सकता, और फिर उसके बाद ऑलरेडी काफी अप मूव आ जाता है, और फिर मैं देखना, मतलब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि डेली कैंडल कैसी बन रही है, सो दैट मतलब मैं एकदम ब्रेकआउट हो रहा है, मैं उस टाइम पे एंट्री नहीं कर पाता हूँ। ओके ओके, तो जनरली ऐसे आपने ट्रिगर वाली बात कही, सही है, वो काफ़ी मतलब अच्छा ऑप्शन है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जस्ट फॉर देम, कि अगर आप ऐसे जॉब कर रहे हो जैसे भाई साहब कर रहे हैं, तो ट्रिगर होने का मतलब ये है कि ऐसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में आपका ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक अलर्ट लगा सकते हो कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, आपको दिन भर बैठ के चार्ट ना देखना पड़े। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब 9 to 5 जॉब, तो आप दिन भर चार्ट नहीं देख सकते हो, तो एज सुन एज ये ब्रेकआउट होता है यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। आप जीरोधा में लगा सकते हो या फिर यहाँ पे भी अलर्ट लगा सकते हो, वो इससे बनता है, ठीक है। investing.com फ्री प्लेटफॉर्म है, क्रिएट अलर्ट कर सकते हो, मूव अबव, जो वैल्यू रखनी वो रख दो, और आपको ईमेल नोटिफिकेशन या फिर मोबाइल ऐप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप वो कर सकते हो। अब हाँ, ये सीन है कि मान ली कभी आप मीटिंग में तो नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ सही है, लेकिन उसके चक्कर में आप मूव मिस कर दोगे।
वो मेरे साथ बहुत होता है, तो इसलिए फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ या तो स्टॉक्स को मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया है, बट वो अब रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बैठ रहा है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस काफी डीप है। जैसे इसमें बहुत ऊपर ब्रेकआउट आया है, इसको मैं मतलब आई कांट बाई इट राइट एट दैट लेवल, 900 लेवल, ये काफी ऊपर चला गया है। तो ये अगर ब्रेकआउट पे आप बाई करते तो काफ़ी अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता क्योंकि ये आपको तुरंत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है। तो अगर आप अलर्ट लगा रहे हो तो ऐसा लगाओ कि आप उसको यूज़ कर पाओ, अदरवाइज थोड़े बहुत प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। और जनरली ये भी होता है, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। आप देखिए आपका डायरेक्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। पहला आप जो टेलीग्राम से कॉल लेते थे उसका भी डायरेक्शन मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जो इस्तेमाल करने वाली बात होती है टेलीग्राम के कॉल्स की, लोग उसको समझ नहीं पाते कि कैसे इस्तेमाल करना है। टेलीग्राम के कॉल्स को आपको अपने से एनालाइज करना होता है। ऐसा अभी भाई साहब ने बताया कि जो भी कॉल्स आपको मिले, जो भी आपको स्टॉक मिले, उनको खुद एनालाइज करो। अगर आपके क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो एंट्री करो, अदरवाइज जस्ट उनके कहने पे एंट्री मत कर लो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा, आप जो ये कह रहे हो आप छोड़ देते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जब ये ब्रेकआउट होता है तो वो मान लिया यहाँ पे मिस हो गया तो जल्दीबाजी में वो यहाँ बाई कर लेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू बाय दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क यहाँ बढ़ गया। जैसे मान लो अगर आप इसको यहाँ बाई कर लेते, लकीली अगर आपको मौका मिल जाता बाई कर लेते, तो आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड नीचे होता है इसके, आप कह लो कि कहीं यहाँ पे, ठीक, राइट। जनरली यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2% 1% जितना भी हो वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होता। और अभी आपका रिस्क है सिर्फ इतना, ठीक, ये एक जो जोन बना है आपका रिस्क है। बट अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आपने प्रॉफिट तो कम किया ही किया, वो तो अलग बात है, रिस्क आपने बढ़ा लिया। तो ये लाइन में डिफरेंस देख रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पर इतने बाई नहीं करता हूँ, मैं फिर या तो रिटेस्ट का वेट करूंगा राइट एट राइट, लाइक हियर। अराउंड दिस, हाँ, और फिर वापस ऊपर वेट करूंगा जैसे 843 अराउंड और 840 अराउंड। ग्रेट। उस टाइम में थोड़ा बाय करूंगा। फिर अगर लाइक 840 इफ आई बाय बॉट इट राइट, देन एज पर प्राइस एक्शन आई कैन पुट इट अराउंड 9101 टारगेट एज पर द प्रीवियस वन राइट, ओके the ओके, candles from where it's taking the resistance. First target I can keep, but it's a multi-year breakout I think for Axis Bank, so Right. we can get also for some time. ग्रेट। ऑल्सो जैसे यहाँ पे काफ़ी बिगिनर्स होंगे प्रखर, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रिटेल ट्रेडर होंगे, ठीक, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आप अपने स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हो, क्योंकि हम लोग तो वीडियोस बनाते रहते हैं, बट देर माइट बी सम पीपल जो आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ बिगिनर या फिर एज अ रिटेल ट्रेडर आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो। तो एक्चुअली मैंने पहले तो काफी टेलीग्राम में 4 to 5 टेलीग्राम चैनल्स में हूँ, तो वो लोग बहुत अच्छे अच्छे से टेक्निकल ब्रेकआउट्स को बताते हैं और पूरा एक्सप्लेन रहता है उसमें कभी कभी। और कुछ कुछ मैं ऐसे चैनल्स में भी हूँ जिसमें मैं ऐड हो गया था, उसमें वो लोग डालते रहते हैं कि इतना रिटर्न हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बट वो लोग चार्ट्स नहीं दिखाते। और मैं उनके चार्ट्स देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है कभी कभी, बट उनके रिटर्न्स आ रहे हैं तो ठीक है, बट मैं फिर उनको मैंने म्यूट ही करके रखा हुआ है, वो मेरे को समझ में नहीं आते। दिन भर उनके सिर्फ प्रॉफिट्स के आते रहते हैं, स्टॉक्स के कम आते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स के आते रहते हैं और बोलते रहते हैं रिट्वीट करो, ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। तो वो वाले मेरे म्यूटेड है। कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं, कुछ कुछ अच्छे, मतलब देयर आर वेरी गुड यूट्यूबर्स जो और इंस्टाग्रामर्स भी हैं जो अच्छे से पूरा टेक्निकल बताते हैं कि वो क्यों बाय किया है और किस लेवल पे बाय करना है, कौन सा ब्रेकआउट लेवल है। तो मैं उसको अपने आप भी एनालाइज कर लेता हूँ और फिर मैं उसी हिसाब से बाय कर लेता हूँ, मतलब वो हिट होना चाहिए। ओके। और फिर के बाद मैंने खुद से भी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना ट्राई किया है। तो मैं उसमें भी मैंने लाइक मैं सेक्टर्स के थ्रू, थोड़ा स्क्रीनर डॉट इन के थ्रू, सेक्टर्स के थ्रू, जैसे कोई हॉट सेक्टर्स है, मैं पहले निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी के जो सारे इंडेक्स है उसमें देखता हूँ कि किसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा था, और अभी उसमें आ रहा था, बैंक्स में आ रहा था, पीएसयू बैंक्स में आ रहा था, और फिर फार्मा में भी आया है। तो और आईटी भी थोड़ा अभी चल रहा है। तो राइट। उनके हिसाब से मैंने एक सेक्टर का उनका बना रखा है वॉच लिस्ट कि इन सब सेक्टर्स में किसका, हाँ, और मैं आरएस जरूर देखता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आरएस के हिसाब से आई लुक लाइक किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है और विच इज अराउंड ऑल टाइम हाई। और मेरा मेन ये है कि इफ इट इज ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई और सम रेजिस्टेंस, देन आई विल बाय। और इफ इट इज अराउंड अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट समथिंग, देन आई विल ऑल्सो बाय।
लाइक अभी होटल सेक्टर्स वगैरह में मैंने थोड़े बाय किए थे, ओरिएंटल होटल और लेमन ट्री होटल्स। तो और फार्मा में अभी मैंने थोड़ी पोजीशंस बना रखी हैं, क्योंकि फार्मा में भी अभी ब्रेकआउट आया था, तो मैंने उसी वीक में शायद 6 to 7 फार्मा स्टॉक्स लिए थे। बट मैंने वही 15, तो उसमें 2-3 स्टॉप लॉस भी उठ हो गए, लेकिन कुछ कुछ में मेरे को अभी 20-30% रिटर्न भी बन गया है। ओके ओके ग्रेट। सो बेसिकली आप टेलीग्राम ग्रुप से उनसे स्टॉक्स लेते हो, उनके एनालिसिस करते हो, अगर आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, ब्रेकआउट वगैरह जो भी है। मतलब तो मैं मतलब खुद के कुछ मैंने सेक्टर्स, जैसे अभी डिफेंस और फार्मा और ये सब जो अभी हॉट चल रहे हैं, उनके जो ऑल टाइम हाई ब्रेक्स कर रहे हैं, तो उनको मैंने एक अपना लिस्ट बना रखा है। और मैं जो टेलीग्राम के जो चैनल्स हैं, जो लोग एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, और उनके भी कोई स्क्रीनर्स हैं, उनके स्क्रीनर्स भी मैंने सेव कर रखे हैं चार्टिंग पे। और कुछ कुछ मैंने 52 वीक हाई के जो स्क्रीनर्स आते रहते हैं और उन पे जो स्टॉक्स आते रहते हैं, तो मैं उसको भी एनालाइज करता रहता हूँ। मैंने उसका भी वॉच लिस्ट बना रखा है, तो उसमें तो लाइक आई विल गेट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर। और फिर अगर वो सेक्टर मैं देखता हूँ कि 2-3 स्टॉक्स अगर आ रहे हैं, तो फिर मैं उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स ही एक बार मंथली चार्ट पे, फिर वीकली चार्ट पे, फिर ऐसे देख लेता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। और फिर ट्राई करता हूँ कि मतलब किस में पोजीशन बनाना है और किस में सही लग रहा है, क्योंकि कितने भी एनालाइज करो, सिर्फ 10 to 15 स्टॉक्स ही लगते हैं कि आप उनमें बाय कर सकते हो। फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही रनअप दे देते हैं, तो फिर मैं उनको कैच नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ उनको। तो फिर मतलब फिर वो लगता ही है कि ऊपर चले गए, लेकिन ठीक है, मतलब मैं उस टाइम बाय नहीं कर पाया। ग्रेट ग्रेट प्रखर, यू आर डूइंग गुड। बट आपको क्या प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आपने हमें कांटेक्ट किया था? हाँ, मुझे यही कि मतलब हाँ, वो आपने मेरे को बताया कि मैं एक बार और एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए थे, फिर उनके भी प्रॉफिट्स थोड़े निकाले, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर आ गया था। तो मैं अभी एक बार पूरा एक्सेल पे एनालाइज करके देखता हूँ कि मैंने जो, मैं मतलब बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा लूज भी नहीं करूँ, और मैं मतलब ठीक है, गेन्स तो होते रहेंगे, बट मैं ज्यादा लूज नहीं करना चाहता। और फिर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस है। अदरवाइज मैं एकदम से, आपने बताया ही सही कि यू कैन यूज 3 to 4 स्टॉक्स, राइट? राइट। हाँ, तो मतलब वो सही है, लेकिन मुझे उसमें एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर वो वहीं के वहीं पे ही हैं, तो शायद मेरे को फिर उनको रिमूव भी करना पड़ेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो। राइट। बट हो सकता है कि वो बाद में शायद वो परफॉर्म कर दे। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं आपसे बात करने के बाद कुछ स्टॉक्स कम करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और कैपिटल और बढ़ाता हूँ, और उसको और मॉनिटर करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ज्यादा भी लगेगा तो मैं और इमोशनली भी उसमें सोचूंगा कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है और इसमें ज्यादा लॉस बन रहा है। इमोशनली नहीं सोचना है ये तो सबसे बड़ी गलती करोगे आप। इमोशनल डिसीजन नहीं हाँ, लेने हैं यहाँ पे। इमोशनली सोचना मतलब हाँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसे से इमोशनली अटैच हो गए, गेम खत्म है वहीं पे फिर तो। ठीक है, ग्रेट प्रकार। एनीथिंग एल्स, आपको कोई और कुछ पूछना है? सो एक और पूछना है मुझे आपसे कि जो आप ब्रेकआउट्स करते हो, जैसे अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई सा भी ब्रेकआउट हो रहा है, और उसमें पुराना हिस्ट्री नहीं है, लाइक क्योंकि अगर कोई डाउन ट्रेंड से स्टॉक जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो हम इजीली रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि इस टाइम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं इधर टारगेट रख देता हूँ, क्योंकि इधर से शायद स्टॉक नीचे आएगा ही। राइट राइट। बट अगर उसका हिस्ट्री नहीं है स्टॉक का, तो हाउ डू यू कीप कि अब इतना और जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उनके वी कैन कीप, बट वो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी काफी फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म कैसे रखते हो आप टारगेट्स? मतलब जैसे कोई आपने बाय किया ईयर, वो फर्स्ट टाइम वो 52 वीक हाई क्रॉस कर रहा है, उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसमें आप छोटे छोटे टारगेट्स कैसे रखते हो, सो दैट मे बी उनको रख के थोड़ा बीच बीच में प्रॉफिट बुक कर सको, और इफ डिप आता है तो मैं उनको वापस बाय कर लूंगा। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी है उनको ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जनरली क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आप ऐसी जगह एंट्री कर रहे हो जिसके पीछे आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही है, ठीक, जैसे मान लिया अगर आपने यहाँ एंट्री की है, यहाँ पे एंट्री की है, तो यहाँ पीछे हिस्ट्री है कि आप एक टारगेट लगा सकते हो। देयर माइट बी चांस कि यहाँ पे टच कर देगा, यहाँ पे टच कर देगा, बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, तो वो प्राइस एक्शन काम कर जाता है वहाँ पे। बट व्हाट इफ मार्केट एक बड़े रेंज को ब्रेक करता है, उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है, ठीक है, 52 वीक हाई ब्रेक होना, इस बात का मतलब कोई वो गारंटी नहीं है कि वो उसका हिस्ट्री नहीं होगा, ठीक है। 52 वीक हाई ब्रेक होता है तो गारंटी हो सकती है पीछे भी, सॉरी पीछे भी एक आपका चार्ट हो सकता है जहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो, बट लाइफ टाइम हाई जब ब्रेक होता है तो वहाँ पे रेफरेंस नहीं होता है। तो जनरली क्या करते हैं, ऐसे मान लो अगर हम निफ्टी की बात करें, रिसेंटली निफ्टी ने अपना, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी ने अपना रिसेंटली लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, ठीक। तो मेरा जो
पर्पज़ होता है वो ये होता है कि मैं फिर उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखता हूँ। ठीक, जैसे मान लिया अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो आप आराम से देख सकते हो। अगर मान लेते हैं आप किसी HDFC बैंक में ट्रेड कर रहे हो जो अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है, ओके, तो आप उसका फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस करो। उसमें क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा। जस्ट अ मिनट, कि कॉल राइटिंग कहाँ पे है, कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है और कहाँ तक जा सकते हैं लोग। ओके, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे लोगों को जाने की जरूरत है। एक मिनट, उसको हम बैंक निफ्टी के से समझ लेते हो क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक, तब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से बैंक निफ्टी में, तो जो अभी फिलहाल है 43,000 के आसपास जो चल रहा है बैंक निफ्टी, 43,000 43,100 इसके आसपास चल रहा है। तो अब अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हमको कहाँ दिख रहा है कि सबसे बड़ा एक कुछ जो दिखे 86 43,200 दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिलेगा इसको। देन नेक्स्ट इज 43,500, ये जो लेवल लिख रहे हैं जो इमीडिएट लेवल है जहाँ पे आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो ये आपके छोटे टारगेट हो सकते हैं वहाँ पे। जब आपका लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ध्यान से होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के आप इसमें प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हो। ये मान लेते हैं, इसको कंसिडर कर लिया कि लाइफ टाइम हाई है, इसको हमने कंसिडर कर लिया ये लाइफ टाइम हाई है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा, नाउ देयर इज नो गारंटी कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल ले। और कोई भी मतलब आप यहाँ पे तो टारगेट सेट भी कर सकते हो, एक आपका कन्विक्शन होगा आपकी स्ट्रैटेजी में, बट देयर इज नथिंग आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन चेन जो आपको बता सके कि एक लेवल है जहाँ पे आप वेट कर सकते हो या फिर जहाँ पर स्टॉक जाएगा। कई लोग यहाँ पे पिवट पॉइंट यूज़ करते हैं, कई लोग यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बट मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आता है। बिकॉज इफ देयर इज नो डेटा, इंडिकेटर आपको बता क्या रहा है? इंडिकेटर इज ऑल अबाउट डेटा। ओके, इंडिकेटर क्या है? एक फॉर्मूला है जिसमें आप प्राइस फिल करते हो, वॉल्यूम फिल करते हो और डेटा फिल करते हो, तो आपको एक चीज़ बना के देता है। जब कोई डेटा ही नहीं है तो इंडिकेटर क्या बता रहा है आपको? तो फर्जी चीज़ बता रहा है वो, इसलिए मेरे को उस पर विश्वास नहीं होता ना। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक एक लेवल मैं चेक करूंगा यहाँ से कि कहाँ पे रुक सकता है। अगर वो क्रॉस हो गया देन आई विल बुक सम प्रॉफिट। देयर माइट बी चांस कि मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँ 25% 20%, और मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करता रहूँगा। प्रॉफिट बुक करने का भी सीन ये होता है कि देखिए जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास कम से कम 3 से 4 टारगेट होने चाहिए, 2-3 टारगेट तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, T1 T2 T3। T1 पे क्या होता है, जनरली लोग पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं हम T1 की बात करते हैं, T2 की बात करते हैं और हमारा T3 है। ये 3 टारगेट्स हैं जो आपने डिसाइड किए हैं अपने ट्रेड में एंट्री करने के बाद। ओके, T1 पे जनरली लोग क्या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक, जैसे उनका टारगेट हिट हुआ है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या तो छोड़ देंगे कि भाई पूरा ऊपर जाओ, जब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मैं बुक करूँगा। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट ऊपर चला गया तो आपको मिलेगा रिग्रेट। ठीक, आप बिल्कुल पछताओगे कि साला क्या कर दिया, गलती कर दी, हो गया, क्यों पहले बुक कर लिया। और अगली बार क्या करोगे, इस गलती को सही करने के लिए जरूर से ज़्यादा होल्ड करोगे। ठीक, तो यहां तो गलती करी आपने पहले ट्रेड में, अगली गलती के लिए तैयार हो रहे हो फिर से आप। ठीक, अगर आप T1 पे क्या करते हो, प्रॉफिट बुक ना करने के बजाय आप होल्ड करके रखते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट नीचे चला है आपको प्रॉफिट खत्म। दोनों केसेस में एक्सट्रीम वर्जन चल रहा है। लेकिन अगर आप T1 पे 25% अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, मान लेते हैं, ठीक, ये करते ही आपके खाते में प्रॉफिट आ गया। नाउ यू आर ऑलरेडी इन पॉजिटिव, आप प्रॉफिट में हो। ठीक, 75% आपका भी मार्केट में लगा हुआ है, बट स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। मे बी आप बाइंग पॉइंट से उठा के टारगेट और बाइंग पॉइंट के बीच में रख दोगे। दैट्स योर चॉइस, जैसा आपको लगता है आपके एनालिसिस के बेसिस पे। T2 पे आते ही आप 50% तक का प्रॉफिट बुक कर लोगे। ठीक, तो 25% 50%। अब T2 पे आते ही आपका 50% प्रॉफिट बुक हो गया, मतलब आपके खाते में पैसे आ गए हैं, उसको कोई नहीं ले सकता, स्टॉप लॉस वॉस तो कुछ नहीं होगा उससे। अब जब आपका T2 हिट हो गया तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके T1 पे रख लो या फिर T1 T2 के बीच में रख लो, जैसे आपकी एनालिसिस कह रही है। T3 पे हम आते ही 75% प्रॉफिट बुक। ठीक, और रेस्ट 25% को आप ट्रेल करो जब तक कर सकते हो। वो चांद तक जा रहा है, आप चांद तक ट्रेल करो, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है
तब तक आप उसको ट्रेल करते रहो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट करते रहो बस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट करते रहो, दैट्स इट, जब तक आपका हिट नहीं होता है। यहाँ पे आपने अपना इमोशनल बैलेंस भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है, रिग्रेट भी नहीं होगा आपको, ठीक। डेफिनेटली अगर आप पूरा T3 तक का प्रॉफिट बुक करते 100% तो शायद वो ज़्यादा होता, लेकिन फिर उस केस में आपको कई अलग चीज़ें भी झेलनी पड़ती। अब इस प्रोसेस से अगर आप यूज़ करोगे, अपना प्रॉफिट बुक करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और ना तो रिग्रेट होगा ना तो ग्रीड होगा, दोनों आप इससे अवॉइड कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन है मेरा, तो बेसिकली आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो सारे रिस्क रिवॉर्ड के लिए कि मतलब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग भी, जैसे अगर आपका 4:1 या फिर काफी ज्यादा, मतलब आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया जिसमें आपका सिर्फ स्टॉप लॉस 1-2% है और आपको 10, मतलब बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस यू कैन सी कि मेरे को 15% तक भी मिल जाएगा इसमें, तो आप उसमें लाइक उसी टाइम पे काफी बुक कर दोगे क्योंकि आपका ऑलरेडी स्टॉप मतलब टारगेट काफी ऊपर है और मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा है उसमें, तो आप उसमें भी 25 मतलब यही यूज करोगे और दिस आल्सो चेंजेस बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड। जो स्टॉक आपका 10% दे सकता है, या फिर आपने बोला कि रेसिस्टेंस के बेसिस पे आपका टारगेट 1 जो है काफ़ी ऊपर है, आपके कहने का मतलब है कि जो आपका टारगेट 1 है, T1 है, वो काफ़ी ऊपर है और काफ़ी बड़ा है, आपको मिल जा रहा है। तो मान लेते अगर आप T1 पे प्रॉफिट बुक भी करते हो तो आप उसके साथ ट्रेल तो कर रहे हो ना, हाँ तो है। ठीक। तो इस केस में भी देखिए, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्कीम है, ये जो स्ट्रैटेजी है इससे आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। हर केस में कोई भी केस होगा आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, एक बार में ही बुक कर लिया, या फिर आप उसको एक बार में ही होल्ड करके रख रहे हो, तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो उसमें पूरा प्रॉफिट ही हो जाएगा लाइक गैम्बलिंग, ठीक है, या तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट ही हो जाएगा, या तो उसमें बहुत बड़ा लॉस ही हो जाएगा। तो बीच बीच में उनमें भी इवन इफ द इट्स हाई रिस्क रिवॉर्ड देन स्टिल वी कैन एग्जैक्टली अगर जो स्टॉक 10% मूव कर रहा है 2 या 3 दिन में, शायद वो अगले 3-4 दिन में 20% और मूव कर जाए, और अगर आपने वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर आपको रिग्रेट होगा, और ये रिग्रेट का बोझ ढोना बहुत मुश्किल होता है आगे आने वाले टाइम में। आपके धीरे धीरे जब बनता जाएगा ना ऊपर सिर पे, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। हाँ मेरे साथ अभी भी कुछ कुछ में ऐसे ही हुआ था, लाइक काफी अच्छे प्रॉफिट्स में था, फिर वो मैं ट्रेल ही कर रहा था उनको, मतलब मैंने उनमें कभी बुकिंग नहीं किया, लाइक 30-35% आई वाज सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स, बट देन मैंने उनको पूरा, मतलब आई कैन यूज दिस नाउ मोर आई थिंक, मतलब मैं ये यूज कर लूंगा, आई विल ऐड दिस इन माय ट्रेडिंग। और लुक आप इसको आप ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट कि आपको करना ही है, ठीक है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज है। हम यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहते हैं, ये तरीका ऐसा है जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यू कैन डू एनालिसिस, जैसे आप कॉल्स में करते हो अपनी एनालिसिस करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर मैंने कुछ एक चीज़ सीखी है तो वो ये है कि कभी भी किसी की सुनो मत, सॉरी सुनो सबकी, लेकिन उसके बाद अपनी ही करो, ठीक है, ट्राई करो कि उसको अपने में कैसे मोल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबकी सुननी है, कुछ जो आपको अच्छा लगे, जो आपके एनालिसिस फिट हो रहा है अब उसको लो, बाकी अपना छोड़ दो। ओके, ग्रेट प्रखर, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा डिस्कशन आपके साथ ये। आई डिडंट नो कि कैसा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ आई थिंक माय फर्स्ट पॉडकास्ट और फर्स्ट इंटरव्यू, सो डेफिनेटली वील ट्राई टू डू मोर इन फ्यूचर। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो कभी ना कभी। श्योर मैं वापस देखता हूँ, मैं ये सब अप्लाई करता हूँ और फिर और मॉनिटर करता हूँ, क्योंकि अभी मैं मॉनिटर ही ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट मैं देखूँ कि किस गेम में मैं सही जा रहा हूँ और फिर उसको यूज करता हूँ। थैंक यू प्रखर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, बाय, नाइट।